हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। आई होप गाइस कि आप जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोड की गई हैं आप सभी ने वो वीडियोस देख ली होंगी और आपको वो वीडियोस अच्छे से समझ भी आई होंगी। ठीक है, तो गाइस प्रीवियस वीडियोस के अंदर बायोमोलिक्यूल्स की जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड की थी तो उन वीडियोस के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो वहां पर हमने किन किन फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया था, टेम्परेचर को, पीएच को, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कि उसका क्या इफेक्ट रहेगा एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनहिबिटर की इनहिबिटर का क्या इफेक्ट रहता है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा इनहिबिटर कि इनहिबिटर का क्या इफेक्ट रहेगा किसके ऊपर, एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। आप इस चीज को देखिए पहले कि इनहिबिटर होता क्या है। ठीक है, तो इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर एक केमिकल है जो क्या करते हैं, जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करते हैं। तो इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इनहिबिटर ऐसे केमिकल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने का काम करते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं, इनहिबिटर्स। ठीक है, और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर इनहिबिटर यूज हो रहा है, जिसके अंदर इनहिबिटर इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इनहिबिशन। क्या बोलेंगे? इनहिबिशन। क्लियर है? तो इनहिबिटर वो केमिकल है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर रहा है, और जिस प्रोसेस के अंदर इनहिबिटर इन्वॉल्व हुआ है तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इनहिबिशन। ठीक है, तो जो ये इनहिबिशन है ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनहिबिशन कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो फर्स्टली गाइस हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, आप इस चीज को देखिए। तो इनहिबिशन का मतलब यहां से देखो क्या निकल रहा है, यहाँ पर जो इनहिबिशन वर्ड है उसका मतलब क्या निकला कि जो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर इनहिबिटर तो यूज होगा बट वो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को कम करेगा। एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, और कंपटीशन का मतलब क्या है? कंपटीशन का मतलब है कि यहाँ पर कंपटीशन होगा, है ना, कि किसी दो सब्सटेंसेस के बीच में, केमिकल्स के बीच में कंपटीशन होगा। जैसे अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मास्टर कैडेट, BEE+ इनकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है तभी तो हम बोलते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी गाइस कंपटीशन होगा, किसके बीच में कंपटीशन होगा? सबस्ट्रेट के बीच में, सबस्ट्रेट और किसके बीच में? इनहिबिटर के बीच में। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इस इनहिबिशन को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो आई थिंक आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि यहाँ पे कंपटीशन होगा, किसके बीच में होगा, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में, और इनहिबिटर इन्वॉल्व हुआ है तो डेफिनेटली एंजाइम की एक्टिविटी तो जो डिक्रीज है वो होगी ही होगी। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो आप गाइस अभी ये देखिए कि जैसे अगर ये एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, एंजाइम, और ये क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट। क्या है ये एंजाइम की एक्टिव साइट।
ठीक है। तो जब नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जब एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर क्या आकर लगेगा, सबस्ट्रेट आकर लगेगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जब एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर गाइस सबस्ट्रेट आकर लगता है, ये क्या है, सबस्ट्रेट। तो क्या होता है, एट दैट टाइम हमें पता है ना कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, और ये रिवर्सिबल स्टेप है। आफ्टर दैट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड आफ्टर दैट क्या बन जाएंगे, हमारे पास एंजाइम है वो तो सेपरेट ही हो जाएगा, क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट हो गया, तो एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, जब एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और एंड के अंदर क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अभी कौन आकर बाइंड हुआ, सबस्ट्रेट, बट यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने नॉर्मल कंडीशन बताई है आपको, ठीक है ना, बट यहाँ पर ये नॉर्मल एंजाइम की एक्टिविटी थी, बट यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या होगा कि अगर ये एंजाइम है, ठीक है, तो इसकी ये एक्टिव साइट है, क्या है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट, और इस एक्टिव साइट के ऊपर किसने आके लगना है, सबस्ट्रेट ने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबस्ट्रेट बना देती हूँ, तो ये क्या है, सबस्ट्रेट है, तो ये क्या है, सबस्ट्रेट। ठीक है, और इधर मैं बना देती हूँ इनहिबिटर। ठीक है, ये सबस्ट्रेट, ये इनहिबिटर। आपको गाइस आप मुझे ये बताइए, देखने में कैसा लग रहा है कि जो एंजाइम है, ठीक है, वो तो ये है, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अभी देखिए सबस्ट्रेट भी आकर लग सकता है, इनहिबिटर भी आकर लग सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों की शेप क्या है, सेम है। पर क्या ये केमिकली सेम होंगे, बिल्कुल नहीं, केमिकली तो ये डिफरेंट है, सबस्ट्रेट अलग है, इनहिबिटर अलग केमिकल का है। ठीक है ना, तो इट मीन्स इनकी शेप सेम है बट केमिकली ये क्या है, डिफरेंट है। तो मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पे कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर है, शेप क्या है इनकी, सेम, शेप क्या है इनकी, सेम, बट केमिकली वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। इन चीजों को आप देखना, केमिकली क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो केमिकली वो डिफरेंट रहेंगे, तो शेप इनकी सेम रहेगी। और अभी देखिए अगर शेप उनकी सेम है तो वो क्या करेंगे, तो वो एक्टिव साइट के ऊपर दोनों आकर बाइंड होना चाहेंगे, ये भी यहाँ पे आके बाइंड होना चाहेगा और ये भी यहाँ पे आके बाइंड होना चाहेगा। तो इट मीन्स सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों के बीच में क्या है, कॉम्पिटिशन है, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है। किस चीज के लिए, इनको बाइंड होना है, कहां पर बाइंड होना है, ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो इसी वजह से हम इस इनहिबिशन को क्या बोल देते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिकैप करवा देती हूँ। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इनहिबिटर क्या होते हैं, एक ऐसे केमिकल जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है, और जिस प्रोसेस के अंदर जो इनहिबिटर है वो इन्वॉल्व हुए, तो उस प्रोसेस को हमने बोल दिया इनहिबिशन। कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, तो आप पहले ये देखिए कि नॉर्मली क्या होता है जब ये इनहिबिटर नहीं होते कि एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट आकर लगेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, आफ्टर दैट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और आफ्टर दैट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बट अगर क्या हो जाए, कोई भी इनहिबिटर वहां पे प्रेजेंट है, स्पेशली हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर है, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों की शेप क्या है, सेम है, बट वो केमिकली डिफरेंट है। तो अगर शेप सेम है तो दोनों ही एक्टिव साइट पे आके बाइंड होना चाहेंगे, तो दोनों के अंदर कॉम्पिटिशन है क्योंकि वो बाइंड होना चाह रहे हैं, कहां पर, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे में देखो पहले तो क्या था कि सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट ही आके लगना है यहाँ पे, बट अभी क्या है, दोनों के अंदर कंपटीशन है। तो आप मुझे ये बताइए कि पहले तो सबस्ट्रेट के 100% चांस थे,
कि वो यहाँ पे आके लग जाए, बट अभी क्या है 50-50 रह गए, 50% इसकी और 50% इसकी। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर की भी तो शेप सेम है, वो भी तो यहाँ पे जाकर बाइंड हो सकता है और सबस्ट्रेट भी हो सकता है। तो अगर इनहिबिटर ना हो तो सबस्ट्रेट के चांसेस ज्यादा हैं, बट इनहिबिटर के प्रेजेंस होने की वजह से सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर के जो चांसेस हैं 50-50% हो चुके हैं। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अभी हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, एंजाइम बना दिया, और इस एंजाइम को मैंने नेम दे दिया क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और यहां पर आकर किसने लगना है, सबस्ट्रेट ने, और उस सबस्ट्रेट का नेम क्या है, सक्सिनेट। तो जब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के ऊपर सक्सिनेट सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर सबस्ट्रेट आकर लगेगा देन क्या होगा, तो जब इसके ऊपर सबस्ट्रेट आकर लगेगा इस एंजाइम के ऊपर, इस एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर, तो एट द टाइम प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, उस प्रोडक्ट का नेम है फ्यूमरेट। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जब इस एंजाइम के ऊपर ये सबस्ट्रेट आकर लगेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा फ्यूमरेट। इज इट क्लियर? तो ऐसे में आप ये देखिए कि बट ये तो नॉर्मल कंडीशन में है ना, हम तो बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनहिबिटर आएगा, तो आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर किसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, इनहिबिटर का, अगर यहाँ पर इनहिबिटर का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो इनहिबिटर क्या है, यहाँ पे इनहिबिटर का नेम है मेलोनेट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मेलोनेट आ गया जिसकी शेप ऐसी ही है, क्लियर है, तो ये क्या करेगा, तो ये मेलोनेट इस सक्सिनेट के साथ कंपीट करेगा, किसके लिए, एंजाइम की एक्टिव साइट पर लगने के लिए। ठीक है, तो फिर ऐसे में जब मेलोनेट सक्सिनेट के साथ कंपीट करेगा तो आप खुद ही सोचिए कि जब चांसेस हैं, पहले सबस्ट्रेट के बाइंड होने के चांसेस 100% थे, बट अभी जो चांसेस हैं वो 50-50% हो गए। ठीक है, तो ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि जब ये मेलोनेट इसके ऊपर आकर बाइंड हो जाए तो सबस्ट्रेट को अगर वो बाइंड ही ना होने दे, तो जब ये मेलोनेट इस एंजाइम के ऊपर लग जाएगा तो क्या होगा, तो एट द टाइम हम कह सकते हैं कि फ्यूमरेट नहीं बनेगा। फ्यूमरेट तो तब बनता है ना जब यहाँ पे सक्सिनेट लगे, बट अगर इनहिबिटर आ गया, मेलोनेट आ गया, सक्सिनेट को यहाँ पे लगने ही नहीं दिया और मेलोनेट लग गया, तो फिर फ्यूमरेट भी नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर फ्यूमरेट नहीं बना तो हम कह सकते हैं ना कि रिएक्शन इनहिबिट हो गई। तो रिएक्शन को इनहिबिट किया किसने है, रिएक्शन को इनहिबिट किया है मेलोनेट ने। तो क्या मेलोनेट को मैं इनहिबिटर कह सकती हूँ, बिल्कुल। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, और अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो मैंने आपको एक ग्राफ करवाया था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्टिविटी, विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्टिविटी, या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि वहां पर हम ऐसे कर्व करते थे कि इनिशियली क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो एंजाइम की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि चाहे हम कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा दें, वेलोसिटी है वो फिक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो एंजाइम है, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इन दी एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, एंजाइम हमारे पास काफी है, सबस्ट्रेट कम है, हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो प्रोडक्ट है वो ज्यादा फॉर्म हो जाएंगे। बट एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब सबस्ट्रेट मैक्सिमम, जो सबस्ट्रेट जितने थे, हमने ऐसे इतने सबस्ट्रेट ले लिए हैं कि सारे के सारे एंजाइम सैचुरेट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद तो फिर जो वेलोसिटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने ही नहीं वाला। ठीक है, तो इसी वजह से हम बोल देते हैं कि उसके बाद जो वेलोसिटी है वो फिक्स ही हो जाती है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो इस वेलोसिटी को जब
सारे के सारे एंजाइम सैचुरेट हो चुके हैं, तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वी मैक्सिमम। तो वी मैक्सिमम मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि वी मैक्सिमम वो वेलोसिटी होती है जब सारे के सारे एंजाइम जो सैचुरेट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सारी की सारी जो एक्टिव साइट है वो क्या हो चुकी हैं, ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस वी मैक्सिमम का हाफ ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ द वी मैक्सिमम। तो ये जो हाफ ऑफ दी वी मैक्सिमम है, जिस वेलोसिटी के ऊपर हमें अटेन होता है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं km। तो km क्या है, km सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर क्या हुआ, वेलोसिटी है वो वी मैक्सिमम का हाफ हो गई। ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या होगा, तो आप मुझे ये बताइए, अभी जो 50% चांसेस हो चुके हैं कि सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो अगर हम ये चाहते हैं कि सबस्ट्रेट है वही बाइंड करे सो दैट प्रोडक्ट फॉर्मेशन सही रहे, तो ऐसे में फिर क्या होगा, हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी सो दैट इनहिबिटर वहां पे शिफ्ट जाए, है ना। इनहिबिटर का कंसंट्रेशन इतना कम हो जाए कि वहां पे सबस्ट्रेट ही जाकर लगे एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए कि अगर इनहिबिशन है तो नॉर्मल जो रिएक्शन हुई है उससे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। बट अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि नॉर्मली तो क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि इनहिबिटर है, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होगी, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पर इनहिबिटर इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है तो ये मैंने डिक्रीज दिखा दिया है। ठीक है, बट आप इस चीज को भी देखिएगा कि क्या होगा कि अगर हम चाहते हैं कि जो इनहिबिटर की कंसंट्रेशन है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट है वो अच्छे से जाकर बाइंड नहीं हो पा रहा, ज्यादा उसके चांसेस नहीं है कि वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जाकर बाइंड हो, तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि सबस्ट्रेट ही जाकर लगे एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर सो दैट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, तो हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ऐसे अगर बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो क्या होगा कि हम उतनी वेलोसिटी अटेन कर सकते हैं जितनी किसकी थी, नॉर्मल कंडीशन में थी। तो ये क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये वी मैक्सिमम तो सेम ही है, हाफ ऑफ द वी मैक्सिमम। बट देखिए पहले हाफ ऑफ द वी मैक्सिमम किस km कंसंट्रेशन पे मिल रहा था, इतनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर मिल रहा था। बट अगर अभी हम चाहें कि जो वी मैक्स वेलोसिटी वी मैक्सिमम का हाफ कब मिलेगा, अभी हमें मिलेगा इस कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, जिसको मैंने स्टार मार्क कर दिया। तो इट मीन्स आप इस चीज को देखिए कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर जो वी मैक्सिमम है वो तो क्या रहता है, वो सेम रहेगा, बट जो km है, km की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, यानी कि डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आई थिंक गाइस आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पार्ट देखिए गाइस, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव यानी कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं है। किसके बीच में, किसके बीच में, पहले जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ा था तो आपने पढ़ा ना कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, बट यहाँ पर कंपटीशन नहीं होगा, किसके बीच में, सबस्ट्रेट के बीच में और इनहिबिटर के बीच में। क्योंकि पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हमने पढ़ा कि वहां पर एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड होने के लिए ही कंपटीशन कर रहे थे सबस्ट्रेट भी और इनहिबिटर भी, बट यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, बट इनहिबिशन फिर हमने वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि चाहे उनके अंदर कंपटीशन नहीं है बट फिर भी वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर तो इफेक्ट पड़ता है, एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, तभी हमने इसके लिए यूज किया वर्ड इनहिबिशन, तो इसी वजह से इसका नाम क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो गाइस चलिए एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए आप,
तो एग्जाम्पल के अंदर आप इस चीज को देखिए कि जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर एक एंजाइम, ठीक है, एंजाइम ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमने ले लिया एंजाइम, ठीक है, और आप नोट कीजिए ये क्या है एंजाइम की एक्टिव साइट, क्या है एंजाइम की एक्टिव साइट, और ये क्या है, देखो एक्टिव साइट के अलावा कोई और साइट है ना तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एलोस्टेरिक साइट, क्या बोल देते हैं, एलोस्टेरिक साइट। तो ये गाइस हमने बना दिया क्या, सबस्ट्रेट, और ये हमने बना दिया क्या, इनहिबिटर, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या कि जो इनहिबिटर है ना, ये जो इनहिबिटर है ये कहाँ आकर लग जाएगा, एलोस्टेरिक साइट के ऊपर। तो जब ये इनहिबिटर कहाँ आकर लग गया, एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, ठीक है, तो ये इनहिबिटर क्या करेगा, जब ये इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाकर बाइंड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक्टिव साइट की जो शेप है उसको क्या कर देगा, एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देगा, ठीक है। तो अगर उसने एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर दिया तो देन क्या होगा, देन तो फिर उसके ऊपर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा ही नहीं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव साइट के ऊपर आने के लिए इनहिबिटर है वो कंपटीशन नहीं कर रहा इस सबस्ट्रेट के साथ, तभी हमने उसको क्या बोला, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। क्योंकि देखिए इनहिबिटर तो एलोस्टेरिक साइट पर जाकर लगने वाला है और सबस्ट्रेट है उसको बाइंड होना है एक्टिव साइट के ऊपर, तो इनके अंदर तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो इसी वजह से हमने इसको बोला नॉन कॉम्पिटिटिव। बट फिर हमने इसको इनहिबिशन क्यों बोला, उसका रीजन ये है, जैसे ही ये इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाकर बाइंड होगा तो क्या करेगा, जो ये एक्टिव साइट है इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए कि जो एक्टिव साइट की शेप है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, क्योंकि देखिए इनहिबिटर है वो तो कहाँ लग गया, वो तो लग गया एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, वो कहाँ लग गया, एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, ठीक है। तो एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जब इनहिबिटर आके लग गया तो जो एक्टिव साइट है उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह देते हैं कि जब शेप चेंज हो गई एक्टिव साइट की फिर तो यहाँ पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह देते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो V मैक्सिमम है वो अटेन कर ही नहीं सकते जो हम नॉर्मल कंडीशन में अटेन करते हैं, क्योंकि एक्टिव साइट की शेप ही चेंज हो गई, चाहे हम कितनी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, देन जो ऐसे में जो एक्टिव साइट के ऊपर तो फिर सबस्ट्रेट आकर लगने ही नहीं वाला, ठीक है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि V मैक्सिमम हम अटेन कर ही नहीं सकते जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर करते हैं। तो जैसे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरफ हम दिखाते हैं वेलोसिटी और इस तरफ हम दिखाते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो ग्राफ है वो ऐसे रहता है, क्लियर। तो ऐसे में आप इस चीज को देखिए कि ये क्या है, ये है हमारे पास V मैक्सिमम, क्या है ये V मैक्सिमम, और ये क्या हो जाएगा V मैक्सिमम का हाफ, क्लियर है। और जिस कंसंट्रेशन पर V मैक्सिमम का हाफ मिले तो उसको हम क्या कह देते हैं, Km, ठीक है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो काफी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि एक्टिव साइट के ऊपर तो सबस्ट्रेट आकर बाइंड नहीं होने वाला, चाहे हम कितनी भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो तो डिक्रीज हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है, और बहुत ज्यादा जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए तो V मैक्सिमम ये था, बट जो अभी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में जो V मैक्सिमम है वो ये है, इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। तो ऐसे में इसके लिए V मैक्सिमम ये है, तो V मैक्सिमम का हाफ स्पेशली इसके लिए क्या होगा, इतना,
तो ऐसे में अगर V मैक्सिमम का हाफ इसके लिए कितना होगा, तो Km की कंसेंट्रेशन तो क्या रही है, सेम रही है, बट जो वेलोसिटी है वो क्या हुई है, चेंज हुई है। तो इसी वजह से हम कह देते हैं कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर Km सेम रहेगा, बट जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि V मैक्सिमम चेंज हुआ। ठीक है, तो नोट कीजिए, इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, जो V मैक्सिमम है वो तो वैरी करेगा, डिफरेंट होता है, बट जो Km है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, तो वहां पर एक एंजाइम होता है दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, तो इस एंजाइम के साथ एज अ इनहिबिटर की तरह आकर कौन बाइंड होता है, साइनाइड। तो इस साइनाइड है वो किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ इनहिबिटर की तरह, तो वो इस एंजाइम की जो शेप है वही चेंज कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो उसकी एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जाकर बाइंड हो जाता है। तो आई थिंक गाइस आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस